हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम वेव ऑप्टिक्स में कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर लिए थे। आई होप सो कि आप सभी ने उन क्वेश्चंस को बड़े प्यार से अपने सॉल्व किया होगा। आपने यहाँ से, नहीं तो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको मुझसे समझ में आता है, मैं बार बार कहता हूँ मुझसे पढ़िए। नहीं तो लेकिन क्वेश्चन जो आपको हैंडआउट में मिलेंगे, सोल्यूशन में मिलेंगे, चाहे कहीं से भी जाके उनको सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे किसकी, शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप कितने नंबर का आ गया आपका? 3 नंबर का। केस बेस्ड आपका कितने नंबर का आता है बेटा? 4 नंबर का। और लॉन्ग आंसर आता है आपके 5 नंबर का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा 18 क्वेश्चन तक हो गए सीबीएसई 2025 के। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। डबल स्लिट सेटअप वाज इनिशियली प्लेस्ड इन अ टैंक फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एक डबल स्लिट है जिसको क्या किया है, टैंक में डाला गया जिसमें वाटर भरा है, एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न वाज ऑब्टेन्ड यूजिंग अ लेजर लाइट। ठीक है, पानी में भी हम एक लेजर लाइट से क्या करते हैं, डबल स्लिट हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस हमें मिलता है। जैसे नॉर्मली हमारे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता था, हमें दीवार पे कहीं पे भी किसी पर्दे पे क्या मिलता था, डबल एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता था, वैसा पानी में भी देखने को मिल रहा है। व्हेन वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन विच इज ग्रेटर देन वाटर। अब क्या करेंगे, मान के चलो, देखो इसको इजी बनाने के लिए हम बोलेंगे पहले एयर में था, वाटर में डाल दिया। हाँ, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर का ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलिंग। फॉलिंग पे क्या इफेक्ट होगा? स्पीड। मेरे को एक चीज बताओ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ द लेजर बीम, क्या फर्क पड़ेगा इसमें? सिंपल सी बात है, ये तो सामान्य सी चीजें है ना बेटा, ये तो रे ऑप्टिक्स वाली चीजें हैं, है ना। और दूसरी चीज है हमारे पास, द फ्रिंज ऑफ विद शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंज एंड द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, द्विध्रुवी व्यवस्था को प्रारंभ में पानी से भरी टंकी में रखकर लेजर प्रकाश का उपयोग करके व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त किया जा गया। जब पानी के स्थान पर टंकी में अपवर्तनांक एन ग्रेटर देन एन, पानी का कोई पारदर्शी द्रव भर दिया गया, तो निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेजर पुंज के प्रकाश की चाल, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य, फ्रिंज चौड़ाई, व्यतिकरण, फ्रिंजों की आकृति तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की स्थिति में विस्थापन। तो बेटा सीधी सी बात है, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट तो डिक्रीज हो जाती है। हम जानते हैं क्या फर्क पड़ता है, हम जानते हैं कि v हमारे पास जो मीडियम हो जाएगा, और नॉर्मली क्या हो जाता है, v डिवाइडेड बाई या c डिवाइडेड बाई म्यू की बात करते हैं। अभी तक तो इसमें इंटरफेरेंस की कोई बात ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन सोर्स पे निर्भर करती है, हमें क्या पता है, ये हमेशा डिपेंड्स अपॉन सोर्स, अपॉन सोर्स, सोर्स पे डिपेंड करती है हमेशा। वेवलेंथ, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाती है बिल्कुल। स्पीड से बात करता है तो ऑलवेज डिक्रीज करेगी लैम्डा हमारी, क्योंकि वो भी स्पीड पे डिपेंड करती है। फ्रिंज ऑफ द विथ ऑलवेज डिक्रीज ही करता है। फ्रिंज ऑफ द विथ आपने देखा है, जो बीटा का फॉर्मूला होता है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है, तो हम जानते हैं बीटा इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, लैम्डा डी बाई डी। अब लैम्डा डिक्रीज कर गया तो अपना बीटा भी डिक्रीज कर जाता है। शेप डज नॉट चेंज। हाँ, शेप देखो, शेप तो कोई फॉर्मूले में आता ही नहीं, हो तो नेचुरल फिनोमिना, वो शेप वैसा ही बनता है। ठीक है, वो अदर फैक्टर जो है उनको वेरी करा सकते हैं। पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डज नॉट चेंज, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन भी बदलती नहीं है। सिंपल क्वेश्चन था, 3 नंबर आपके आ गए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, सीबीएसई 2023 की। यूजिंग हाइगेंस कंस्ट्रक्शन, सो a plane wave is reflected from a surface, hence verify the law of reflection। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करके किसी समतल तरंग का किसी दो माध्यमों को पृथक करने वाले समतल पृष्ठ पर अपवर्तन दर्शाने वाले किरण आरेख खींचे तथा अपवर्तन के स्नेन के नियम की स्थापना का सत्यापन कीजिए। बेटा क्या होता है ये? अब सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है, हमने क्लास में, बहुत इजी है ये तो। रिफ्लेक्शन तो बहुत इजी है ना। हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास नेचुरली एक रे ये आई, एक रे ये आई। ठीक है, ये आई से रिफ्लेक्ट होके निकली, ये आई से रिफ्लेक्ट होके निकली। फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक नॉर्मल खींच दिया, और यहाँ पे भी यहाँ से क्या कर दिया, एक नॉर्मल खींच दिया। ठीक, हमें पता है जब ये रे ए पे पहुंचेगी तो ये यहाँ पे बी पे पहुंचेगी, जब ये बी से ए डैश पे पहुंच जाएगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अपना करीबन करीबन यहाँ पहुंच जाएगी। कहाँ पे? इसको बोल दिया लेटर से बी डैश। बस ये मान के चलना, वही मैं लिखूं जो आपके, अच्छा रिफ्रैक्शन पूछा है क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, तो रिफ्लेक्शन क्यों दिया गया है?
रिफ्लेक्शन पूछा गया बेटा, ठीक है। आंसर इसको हटा ही देते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, इसको हटा ही देंगे हम, टेंशन ही ना लो। एक सेकंड दीजिएगा बच्चों, मेरे को कोई टेंशन नहीं लेनी है। हर जगह गलती है क्या? कौन सा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है? 20। क्वेश्चन गलत है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है ये वाला, ठीक है। यूजिंग हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन शो अ प्लेन प्ले रिफ्रेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस, कर दो इसको, ठीक है। हेंस वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, ठीक है, और सब सही है, ओके। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या दिक्कत है इसमें, कर देंगे इसको। सीबीएसई 2000, प्लेन वेव इज रिफ्रेक्टेड, क्या है बेटा? रिफ्रेक्टेड, ठीक है। हेंस वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या हम बोल देंगे स्नेल लॉ को वेरीफाई करो, ठीक है। टेंशन ही नॉट यार, ठीक है। नीचे हिंदी में देखो, सही, हिंदी में सही है, रिफ्रैक्शन। हेंस हम बोल देंगे इसको स्नेल्स लॉ को भी वेरीफाई करो, स्नेल्स लॉ। कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं यार, तभी तो जब क्वेश्चन वैसा पढ़ लिया तो हम दिक्कत में आ गए थे भैया, ये कहा हो रिया है ना। कोई टेंशन ना लीजिएगा, ओके, हटा ही देते इसको। तो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है इसमें कि एक हम वायर ले लेंगे, क्या होता है, वायर क्या ले लेंगे, एक सरफेस भेजेंगे, दो रे आएंगी, एक रे ऐसे आई, दूसरी रे हमारे पास ऐसे आई, ओके। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा सा ये मीडियम में झुक जाती है, हमें पता है रिफ्लेक्शन के बाद ये भी हल्का सा मीडियम में झुक जाएगी। बस यहाँ पे क्या होगा, जब ये रे सरफेस पे पहुंच जाएगी पहली रे, तो दूसरी रे हमारी बस यहीं पे पहुंची हुई होगी, जहाँ पे हम उस पे नॉर्मल खींचते हैं। जब ये रे यहाँ पहुंच जाएगी तो अपनी दूसरी रे यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, वी से चल रहा है, लेटस से इसको हमने बोल दिया ए, और ए, ए डैश, ए, ए डैश, और ये बी, बी डैश, बी, बी डैश, ओके, बी, बी डैश। चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब हमको पता है ये अगर रे वी से चल रही है और ये टी टाइम पे इसने इतना सफर तय किया, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा v1t, और इसका कितना हो जाएगा v2t। सेम टाइम पे हम डिस्टेंस देख रहे हैं, स्पीड डिफरेंट होती है, हमें पता है, ठीक है। नॉर्मल खींच देते हैं हम यहाँ से, एक नॉर्मल यहाँ बना दिया, और एक नॉर्मल मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बना दिया। ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट i, ठीक। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है, सेम आपका है। फिर हमने एंगल की बात की थी, ये आर होगा तो ये भी आर होगा, ये आई होगा तो ये नीचे वाला भी आई होगा। फिर हम दोनों ट्रायंगल से क्या करते हैं, हम दोनों ट्रायंगल को उठाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखो। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो साइन आई होगा मेरा, जो साइन आई होगा, क्लास में अच्छे से बताया कैसे हमारे पास ये आई हो जाता है, ये हो जाता है, ये चीजें आपने पढ़ी है बहुत अच्छे से। तो साइन आई बराबर मेरे पास क्या हो जाता है बेटा, साइन आई ये 90 डिग्री है और ये भी अपना 90 डिग्री है, तो साइन आई जो हो जाएगा वो बी ए डैश, आपको पता है ये बी ए डैश बाई ए ए डैश हो जाएगा। बी ए डैश हमने बोला v1t बाई ए ए डैश, ठीक है। वहीं पे अगर मैं साइन आर की बात करूं तो ये आर, ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाला अपना ए बी डैश डिवाइडेड बाई ए ए डैश, तो ये v2t बाई ए ए डैश। तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप बोलोगे सर ये तो स्नेल लॉ नहीं है, बिल्कुल यही स्नेल लॉ है। स्नेल लॉ ने यही बोला था अगर मीडियम चेंज होता है तो उसमें साइन, अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए पढ़ा था, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम तुलना किससे कर देते हैं, स्पीड से कर देते। तो इसने क्या कर दिया था, इन दोनों का रेशियो इक्वल टू कांस्टेंट की बात करके इसने बोला था, हेंस रिफ्रैक्शन का लॉ भी इसने प्रूव किया था। बहुत इजी है बेटा ये तो, है ना, इसमें तो कोई डबल राय है नहीं, बस दो ट्राइंगल बनाने, एंगल है, साइन आई निकालना है, साइन आर निकालना है, बात खत्म। इसको v1t मानना है, इसको v2t मानना है, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मैं करूंगा भी नहीं आप लोगों का, ठीक है। ये हमने क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। सीबीएसई 2023 का है। टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i सुपरपोज ऑन ईच अदर, क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज हो जाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ द रिजल्टेंट बीम। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, है ना।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। चलो ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। तो अब सीधी सी बात है, सोल्यूशन की बात करेंगे अगर मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। आई मैक्स कितना होता है, हम जानते हैं जो आई मैक्स होता है, आई मैक्स कितना होता है, ये हो जाता है रूट में आई1 का स्क्वायर प्लस रूट में आई2 का स्क्वायर। ठीक, इतना तो पता ही होगा, का होल स्क्वायर। और सॉरी यार, इनका स्क्वायर नहीं, जब रूट ही लगा रहे हैं तो फिर स्क्वायर लगाने का क्या मतलब, रूट में आई2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई मिनिमम के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, यही रहता है फॉर्मूला, बस बीच में नेगेटिव आ जाता है ना। पढ़ा है ये चीजें, क्लास में अच्छे से पढ़ी हैं, ठीक है। बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो 4i का मतलब ये हो जाएगा 2i, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2i रूट में कितना हो जाएगा, ये 2i हो जाएगा ना, ठीक है, टेंशन ना लो। ये कितना हो जाएगा 2i, देखो यहाँ पे देख ही देते हैं, ये हो जाएगा 2 रूट i हो जाएगा, सॉरी, प्लस रूट आई का तो रूट आई ही रहेगा का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर आप जाके खोलते हो इसको तो हमको मिलेगा 9i। वहीं पे अगर ए माइनस बी से इसको खोलते हो तो हमें मिलेगा आई। आई मैक्स बाई आई मिनिमम 9i बाई आई करोगे तो रेशियो आ जाएगा 9:1। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, केवल एक फॉर्मूला है आई मैक्स और आई मिनिमम का, और आपका क्वेश्चन लग जाएगा। इसमें ना मैं लॉजिक पैदा कर सकता हूँ और ना आप लॉजिक बना सकते हो, है ना। सिंपल एक फॉर्मूला है इंटेंसिटी का, आई मैक्सिमम आई मिनिमम के लिए। हमने फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्लास में इस चीज को पढ़ा है, एग्जाम टाइम में कोई नया लॉजिक नहीं ढूंढना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, सीबीएसई 2023 का। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट SS2 माइनस SS1, क्या बोला, SS2 माइनस SS1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। बहुत बढ़िया। ये क्या होता है, SS2 माइनस SS1, जैसे एक रे ये जा रही है और एक रे ये जा रही है, ठीक है। ओके, SS1 माला बोला है ना पहले, हाँ, SS1 माइनस SS2, तो इन दोनों के बीच में जो भी पार्ट डिफरेंस आएगा, लेट अस से, अब दिख नहीं रहा है वहां पे, कुछ होगा, बहुत लैम्डा बाई 4 दिख रहा है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, ठीक है। तो SS2 यानी कि कुछ SS2 ज्यादा चला होगा और SS1 कम चला होगा, कुछ ऐसे। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस रह जाएगा, क्या होगा, पाथ डिफरेंस रह जाएगा। मतलब एक SS2 ज्यादा चला है और SS1 कम चला है, तो उनके बीच का जो पाथ डिफरेंस हो, यहां से कितना आ रहा है, लैम्डा बाई 4, ठीक है। उसके बाद बोला फाइंड द पाथ डिफरेंस S2P और S1P, जो हम निकालते हैं S1P और S2P। तो ये लगभग अगर नॉर्मल खींचूंगा तो ये वाला पाथ डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। फॉर द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऐसा नहीं है कि वो हार मान रहा है बीच में, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, सोल्यूशन की मैं बात करूं, बेसिकली टोटल पाथ डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या बोला है, S2P माइनस S1P फाइंड आउट करो, ठीक है। भाई साहब ने तो बोल दिया S2P माइनस S1P फाइंड आउट करो, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट डिफरेंस आएंगे, पहले वाला भी आएगा, यानी डेल एक्स प्लस लैम्डा बाई 4, ये इसका लॉजिक है। मतलब अब जो हम क्लास डेरिवेशन में क्या करते हैं बेटा, कि केवल आगे वाला जो हमारा सोर्स होता है वहां पे कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होता है, हम जब डेरिवेशन करते हैं, है ना, कि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे एक सोर्स है, तो यहाँ से लाइट निकली और यहाँ पे जाके कुछ इंटरफेरेंस बना दिया, तो जो पार्ट डिफरेंस होता है केवल और केवल इस डी में आता है ना। लेकिन यहाँ पे जो सोर्स है उसमें भी पार्ट डिफरेंस है, तो डेल्टा एक्स प्लस लैम्डा बाई 4 है ना। समझिए मेरी बात को, सिंपल बात भाई, सिंपल, वो सोर्स से ही कम ज्यादा हो गया पार्ट डिफरेंस। तो अब ऐसे निकालेंगे, फिर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा रखेंगे और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 रख लेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है इसमें, बी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस इज रिप्लेड बाय अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। मैंने क्लास में भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। आप क्या करेंगे, व्हाइट लाइट को रख देंगे अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्लास में ये मतलब कराने का कोई सेंस नहीं बनता ना, क्योंकि मैंने बताया फिर भी है, क्योंकि टॉपिक में ये आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने क्लास में बताया क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में पूछा गया है। आपको अगर ध्यान हो तो एक बार और रिवाइज मार लेंगे उसको बस, ठीक है। तो YDSC में सेम बात हो रही है, देखो SS2 माइनस SS1 हमारे पास लैम्डा बाई 4 है, फाइनल फायर S2P माइनस S1P हमें फाइंड आउट करना है, तो टोटल पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू S2P माइनस S1P। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए मैंने क्या बोला, एन लैम्डा रखो। तो हम जानते हैं, देखो ध्यान से बात सुनो, ध्यान से बात सुनो, ठीक है।
ध्यान से बात सुनो, मैंने यहाँ कुछ अलग लिख दिया था क्या? हाँ, बात वही लिखी थी, पाथ डिफरेंस प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा लैम्डा बाई 4 में, तो डेल्टा एक्स प्लस लिखेंगे हम। देखो लिख ऐसे भी सकते हैं, केवल समझाने के लिए था। तो टोटल पाथ डिफरेंस है, अगर मैं उसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं, सिंपल सी बात बताऊंगा मैं, टोटल पाथ डिफरेंस को अगर मैं डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया गया आंसर में, तो मैं लिख लेता हूँ वैसे ही, टोटल पाथ डिफरेंस की बात करूं तो अगर मैं इसको डेल्टा एक्स लिख लेता हूं, तब मैं क्या लिख सकता हूं, तब मैं लिख सकता हूं S2P माइनस S1P प्लस लैम्डा बाई 4। ये टोटल पाथ डिफरेंस की बात कर रहा है, ठीक है, आगे वाला हिस्से का जो पाथ डिफरेंस है प्लस पीछे जो है, ठीक है। और ये डेल्टा एक्स मेरा हो जाएगा एन लैम्डा बराबर कितना लिख दूंगा मैं, S2P माइनस S1P प्लस लैम्डा बाई 4। शानदार मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल खतरनाक चल रही है कहानी, बिल्कुल खतरनाक। लैम्डा बाई 4 को निकाल दो तो S2P माइनस S1P को मैं डायरेक्ट कितना लिख सकता हूँ, इसमें लैम्डा कॉमन ले लिया तो मेरा हो जाएगा n माइनस 1/4, और n की वैल्यू कंस्ट्रक्टिव के लिए 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। वैसे ही सेम आप क्या करेंगे, सेम यही फॉर्मूला यही सब कुछ यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या लिख देंगे, चलो यहाँ पे क्या ही लिखना है जब लिखा हुआ है तो, सेम फिनोमेना डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 जैसा मैं बोल रहा था वही रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू हम इसको क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई 4 प्लस S2P माइनस S1P, और तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन आएगा n-3/4, और n इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव के केस में हम 0 भी ले लेते हैं क्योंकि सेम बीच में बन जाता है, और डिस्ट्रक्टिव के केस में हमारा 1 से स्टार्ट होगा, n की वैल्यू क्योंकि फर्स्ट मिनिमा बनता है ना, सेंट और जो ब्राइट फ्रिंज होती है वो सेंट्रल होती है, बीच में बनती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें बी पूछा था कि व्हाइट सोर्स ऑफ लाइट को जब यूज कर लेते हैं हम तो क्या होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। द सेंट्रल फ्रिंज आर व्हाइट, तो सेंट्रल फ्रिंज हमारी क्या बनेगी, व्हाइट बनेगी। ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज, ऑन आइदर साइड ऑफ दिस, द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज आर व्हाइट फ्रिंज side of the central white fringe the color bands few colored maxima and minima will appear। कुछ colored minima और कुछ maxima हमारे दिखेंगे। this is because fringe of different colors overlap। जिस क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे सारे डिफरेंट फ्रिंज का क्या होता है, ओवरलैप कर जाते हैं क्या, फ्रिंजेस। आप बोलोगे सर मजा नहीं आया इस आंसर में, मुझे भी नहीं आया इस आंसर में मजा, लेकिन आंसर परफेक्ट है। इससे ज्यादा इसमें थ्योरी लिखने जाओगे तो आपका क्या होता है, काफी चीजें इसमें बढ़ जाती है। मतलब वो चीजें सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कहीं गूगल वगैरह से आप आंसर वगैरह देखने की कोशिश करते हो ना बेटा, तो कंसेप्ट सही हो भी सकता है, आपकी नजरों में आपको सही दिखेगा, लेकिन इन चीजों में बहुत से डुअल आंसर चलते हैं, मैं आपको सही में बता रहा हूँ। हाइगन्स वेव थ्योरी के हिसाब से जो हम बात करते थे, मैकेनिकल जो थ्योरी होती है, जो मैकेनिकल वेव, उसने कहा था कुछ चीजें मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडनल वेव कह देते हैं, कुछ मैकेनिकल और ट्रांसवर्स। आप इसको जाके अगर कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ मैं, हेलिडे रेजनिंग में भी आंसर ढूंढेंगे, वहां भी नहीं मिलेगा कि हाइगन्स ने क्या थ्योरी बोली थी, तो इसलिए मैकेनिकल याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सही बता रहा हूँ, हेलिडे रेजनिंग में भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। मैंने कोशिश की है ढूंढने की, क्या पता आपको मिल जाए, तो ज्यादा नहीं लिखना होता है इन आंसरों को, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी भी ये चीजें क्या है, अंडर सर्विलेंस वाली बातें चल रही है। तो सेंट्रल फ्रिंज क्या होती है, व्हाइट होती है, व्हाइट का मतलब दिखेगा ही नहीं आपको कुछ, सिंपल उजाला जो हो रहा है वही रहेगा। ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज द कलर्ड बैंड, उसके आसपास क्या हो सकते हैं, थोड़े बहुत कलर बैंड दिखाई दे सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव यूजिंग हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव्स। बताओ, ये मैं कुछ मेरे को क्वेश्चन कराने की जरूरत है, ये तो डेरिवेशन है। द्वितीयक तरंगिकाओं के हाइगन्स सिद्धांत का उपयोग कर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करें। छोड़ो इसको, मैं करा देता हूँ आपको, क्लास में बहुत अच्छे से किया है, मान के चलो ये सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई, लेटर से यहाँ पे आई, फिर दूसरी रे ऑफ लाइट आई, वो यहाँ पे आई। तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, जब पहली वाली जो ये जो वेव फ्रंट है ना ऐसे चल रहा है, तो वेव फ्रंट का क्या हुआ, एक हिस्सा हमारा ए यहाँ पहुंच गया, एक हिस्सा बी यहीं रह गया। फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, जब तक जो वेव फ्रंट का ये वाला हिस्सा नीचे पहुंचेगा, जो तो ए वाला हिस्सा जो था ना मेरे प्यारे बच्चों, ये ऐसे घूम के ऐसे आया, ये जब तक नीचे पहुंचा तो ए वाला हिस्सा ऐसे पलट के इधर को चले गया। तो इसको आप कैसे बनाओगे बेटा, ये पलट के ऐसे चले गया, ठीक, ये पलट के ऐसे चले गया, ओके।
ओके, तो ये जितना ये चला, यहां से लेके बी से लेके ए डैश लिख लो, और यहां से ए तब यहाँ पे बी डैश तक गया। ठीक, यहाँ पे आप नॉर्मल खींच सकते हो कि यहाँ पे हमने एक नॉर्मल खींच दिया। ठीक, नॉर्मल आपने खींच लिया, फिर हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना देते हैं, तो ये वेव फ्रंट की तरह आगे बढ़ता है। ठीक है, लेटस से ये अब स्पीड तो यहाँ चेंज नहीं होगी, मीडियम सेम होने की वजह से जो वी है वो तो कांस्टेंट रहेगा, हमें पता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में हमारा V1 V2 हो जाता है। तो यहाँ पे एक फायदा है, ये जितना बी से ए डैश में चला, तो बी ए डैश बराबर आपका अगर VT है, तो सेम चीज आपकी क्या हो जाएगी, बी ए डैश VT है, तो ए बी डैश भी आपका VT ही रहेगा। ये डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहा है, तो यानी ये जो दोनों साइड है, अगर ट्राइंगल बनाऊं मैं, देखो ए बी ए डैश, ठीक है, ए बी ए डैश, और दूसरा ट्राइंगल बनाऊं मैं, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों है कितना, कौन सा, ए डैश बी डैश और ए। तो इसमें जो बी ए डैश है वो VT है, और इसमें जो ए बी डैश है वो दोनों VT है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम में इधर उधर होगा, क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा, अभी हमने केवल समझना है। और ये ए ए डैश और ए डैश क्या है, कॉमन साइड है, ए डैश और ए डैश क्या है, कॉमन साइड है। तो SSS रूल से हम बोलते हैं कि जो सामने वाला एंगल है, यानी अगर मैं नॉर्मल के साथ खींचूं यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंट एक आई ये था हमारे पास और एक आई ये होता है, और यहाँ पे नॉर्मल खींचूं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास ये है, रिफ्लेक्शन ये है, सॉरी फॉर दैट, बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर ये है, तो आई इज इक्वल टू आई हमारा प्रूफ हो जाता है। बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने क्लास में, इसमें कोई दिक्कत मत लेना। ठीक है, देखो बी ए डैश इक्वल टू वी टी, ओके, बी ए डैश इक्वल टू ए बी डैश इक्वल टू वी टी, सेम चीजें लिखी हुई है, देखो आई और आर। तो SSS रूल से दोनों क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट, हमारे पास कैसे हैं, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंस है। तो बोथ ट्राइंगल्स, ठीक है, तो साइड ए इज कॉमन, देयरफॉर द ट्राइंगल ए बी डैश एंड ए बी डैश आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से जो एंगल आई है इज इक्वल टू एंगल आर होता है। क्या याद रखना, एंगल इसमें कंग्रुएंसी होती है। और रिफ्रैक्शन में हम किसकी बात करते हैं, रिफ्रैक्शन में हम बात करते हैं सीधे साइन एंगल आई निकालते हैं, क्योंकि वहां पे हमें स्नेल लॉ प्रूव करना है, स्नेल लॉ में साइन आई आता है। तो वहां पे हमें केवल और केवल साइन आई पे ध्यान देना, और यहाँ पे केवल और केवल हमें कॉन्ग्रुएंसी पे ध्यान देना है। बेसिकली हम बात करते हैं दोनों के दोनों में हमें साइन आई का जो फिनोमिना है, क्योंकि आई नॉर्मल के साथ ना बना के हमें एक दूसरा आई भी बनाना पड़ता है, बस वही निकालना, ध्यान रखना कौन सा वाला, हिंट है, केवल और केवल इस क्वेश्चन में ये वाला आई निकालना आपको आना चाहिए। लेटस से मैं बता देता हूं आपको इसको एक बार, कैसे निकालेगा रे मेरा बच्चा, ये रहा ये, ठीक है, ये रहा मेरे प्यारे बच्चों ये आया आई, ये गया रिफ्लेक्ट होके ऐसे, ये मेरे पास नॉर्मल, नॉर्मल के साथ इसने एंगल ये बना दिया। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक नॉर्मल खींचते हैं। ठीक है, नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा 90 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, 90 माइनस आई। ठीक, अब ये इधर वाला पूरा भी 90 है, तो इसमें से 90 माइनस आई चलेगी तो बचेगा आई। तो आई और 90 माइनस आई मिलके पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा क्या बनाते हैं, 90 बनाते हैं। तो ये आई निकालना, सेम ऐसे आर निकालना, बस फिर आपको खुद ही दिखेगा कि ए दोनों के लिए कॉमन है, जो स्पीड है दोनों की सेम है, हमने डिस्टेंस सेम माना है, हमने नॉर्मल काट के बराबर कर दिया चीजों को। ठीक है, तो खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं, CBSE 2024 की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। क्वेश्चन कितने हैं वैसे, 29 क्वेश्चन है, चलो हो जाएंगे 5 क्वेश्चन और। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। डिफ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी लाइट का किसी भी कोने से टकरा के छितर बितर हो जाना, हुज अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज साइज इज कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। उसकी साइज क्या है, किस कंपेरेबल किसके होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती है। डिफ्रैक्शन एक्चुअली डिफाइन द लिमिट्स ऑफ रे ऑप्टिक्स, किसको डिफाइन करता है, रे ऑप्टिक्स की लिमिट को, यानी कि यहाँ पे रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाता है। किसकी बात है, केस, क्वेश्चन कैसा है हमारे पास, 4 नंबर का है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है, 4 गुणा केस्ट बेस्ड। ठीक, 4 गुणा केस्ट बेस्ड। ठीक है, okay, this limit optical instrument set by the wavelength and the experiment arranged is set up to observe the diffraction pattern due to single slit। तो सिंगल स्लिट में डिफ्रेक्शन होता है, डबल स्लिट में हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। सीधी सी बात है, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 क्वेश्चन है इसमें, फटाफट तेड़ेंगे इसको। ठीक है, आ जाओ।
ओके, सिंपल सी बात है। उपयुक्त आधार, मैंने क्या बोला है, अगर आपको डायग्राम दिखे, अगर कोई डेटा दिख रहा है ऐसे सरसरी निकाल से तभी पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, आंसर क्वेश्चन सीधे लग जाते हैं। टाइम नहीं है तो, टाइम बतेरा है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ो आराम से। हाउ विल द विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम अफेक्टेड इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड? भाई 10 बार बता चुके हैं, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एमसीक्यू में मैंने 10 बार बताया है, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, ओके, तो विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इंक्रीज करेगी भाई अगर तुम लैम्डा बढ़ाओगे तो। ठीक है, दूसरा इसने बोला अंडर व्हाट कंडीशन द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्टेन। कैसी बात कर रहे हो, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये फॉर्मूला तो बच्चे को जिंदगी भर याद होना चाहिए। विद ऑफ दिस स्लेट साइन थीटा एंगल लैम्डा वेवलेंथ, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अंडर व्हाट कंडीशन फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्टेन, इसमें उल्टा चलती है कहानी, है ना। तीसरी की बात है हमारे पास, उनके उसने बोला तीसरे क्वेश्चन में राइट टू पॉइंट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंपॉर्टेंट मार्क करता हूं इसको, क्योंकि आधेतर बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इंटरफेरेंस कहाँ होता है और डिफ्रैक्शन कहाँ होता है। डिफ्रैक्शन हमारा सिंगल स्लिट में होता है, इंटरफेरेंस हमारा डबल स्लिट में होता है। डिफरेंस इसमें बहुत अच्छा है, देखो बहुत अच्छा क्या है, इंटरफेरेंस में हमारा बैंड्स आर इक्वली प्लेस्ड, जो बैंड बनते हैं ऐसे दीवार पे वो सेम डिस्टेंस पे बनते हैं। डिफ्रैक्शन में बैंड इक्वली प्लेस नहीं होते, आड़ तिरछे बनते हैं, मतलब ये किसी कोने से टकरा के लाइट फैल गई, इसमें प्रॉपरली तुमने दो छेद करके बनाया। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट बैंड्स आर सेम, इसमें क्या होता है, जो ब्राइट बैंड्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी सेम होती है। कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, सेम होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा डिक्रीजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, और इसमें घटते हुए जाती है और खत्म होती है। याद रखना, याद रखना, इंटरफेरेंस में जो ब्राइट जो स्पॉट बनते हैं वो इक्वल ब्राइटनेस के बनते हैं, सेम इंटेंसिटी के बनते हैं। फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा बाई ए में बनता है, इसमें फर्स्ट मिनिमा लैम्डा बाई में बनता है। इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की बात पहले होती है और इसमें मिनिमा की बात पहले होती है डिफ्रेक्शन में। दोनों का अपोजिट रिलेशन में यही बात कर रहा था तुमसे। और ये तीनों पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है, तुम इसके बाद अगर 3 नंबर का है, केवल और केवल तीनों पॉइंट लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, परफेक्ट आंसर आपको दूंगा मैं पेस्ट करके, बस आपको काम क्या है, पढ़ना। ठीक है, ओके, तो ये चीज को याद रखिएगा। खत्म हमारा क्वेश्चन, और इसमें एक और पार्ट आता है, ठीक है, दोनों में से एक करना होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि 2 स्टूडेंट आर सेपरेटेड बाय अ 7 मीटर पार्टीशन वॉल इन अ रूम ऑफ 10 मीटर। 2 स्टूडेंट है, एक दूसरे से दूर कितना, 7 मीटर पार्टीशन वॉल, बहुत बड़ी होती है भाई। 7 पार्टीशन की जो दीवार है वो 7 मीटर की इन अ रूम, ठीक है, और 10 मीटर हाई है वो। If both light and sound waves can be bent around obstacle, हम जानते हैं कि लाइट और साउंड दोनों क्या होते हैं, बेंड हो जाते हैं ऑब्स्टिकल के किनारे से, मतलब डिफ्रेक्शन का टाइप फिनोमिना की बात कर रहा है। हाउ इज दैट द स्टूडेंट आर एबल टू सी ईच अदर इवन थ्रो दे कान कन्वर्स इजिली। अब कैसे वो एक दूसरे को देख पाएंगे जबकि वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं तो प्रोनाउंस डिफ्रेक्शन के लिए जो वेव, अब हमें पता है कि जब भी लाइट वगैरह बैंड होना चाहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम 7 मीटर की पूरा किला बना दो। हमें पता है कि जो हमारे पास जो ऑब्स्टेकल होना चाहिए, जो रास्ता रोक रहा है लाइट का, वो वेवलेंथ के आसपास का होना चाहिए, भाईचारा संबंध स्थापित होना चाहिए, तभी डिफ्रेक्शन हो पाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो डिफ्रेक्शन नहीं हो पाता है। अब ऐसा नहीं है कि तुम 7 मीटर की दीवार लेके जा रहे हो बोलोगे डिफ्रेक्शन हो रहा है। For pronounced diffraction effect, the size of obstacle should be comparable to the wavelength of the waves. ठीक, the size of partition is very large as compared to the wavelength of the light and hence it is not diffracted and two students cannot see each other. वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे जब तक उन दोनों को दीवार हटा के, अंबुजा सीमेंट की दीवार को हटा के मिला ना दिया जाए। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सीबीएसई 2025 का लेटेस्ट एडिशन आपका है। Light consisting of two wavelengths 600 nanometer and 480 nanometer is used to obtain interference fringes in double slit experiment। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स, दो वेवलेंथ्स है 600 नैनोमीटर और 480 नैनोमीटर के, इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस। किसके लिए, इंटरफेरेंस के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्या करना है, इंटरफेरेंस। दो अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं सर, नहीं होता है, देखो अभी क्वेश्चन पढ़ो कैसे होगा। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, चलो हमें क्या दे रखा है, स्क्रीन की लंबाई यानी कैपिटल डी दे रखा है, ठीक है, और क्या दे रखा है, एंड फ्रॉम विच स्लिट इज स्मॉल डी दे रखा है। बताओ स्मॉल डी है लैम्डा है, बताओ, कुछ भी पूछेगा आप तो निकाल ही पाओगे ना। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज, यानी एन की वैल्यू 3 दे दी इसने, बताओ। अब किसकी बात कर रहा है, ब्राइट की बात कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा है।
ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ। 600 नैनोमीटर के लिए हमें तीसरी ब्राइट फ्रिंज निकालनी है। इतना हलवा सवाल भाई, इतना हलवा सवाल। फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द बोथ वेवलेंथ्स कंसाइड। ये अच्छा सवाल, ऐसा थोड़ी ना है सीबीएसई वाला एक हलवा देता है तो दूसरा। ठीक है, पहले देख लेते हैं पहले वाला। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम जानते हैं एक्स डी कितना होता है, लैम्डा डी बाई डी, उसके आगे एक एन लगा देते हैं। तो एन की वैल्यू 3 रखोगे, 600 मिलीमीटर वेव की बात कर रहा है, नैनोमीटर की, तो 600 गुणा 10 की घात -9। किसके लिए? एन इज इक्वल टू 3 के लिए। कैपिटल डी की वैल्यू अपने पास कितनी थी? 1 मीटर। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी थी? 1 नैनोमीटर। तो 1 इंटू 10 की घात -9 मीटर ये भी हो जाएगा। तो थर्ड वो आएगी 1800 मीटर पे बनेगी। ठीक, ठीक रे, ठीक है, ठीक ठीक चल रहा है कहानी। अब बोलोगे सर आप सॉल्व क्यों नहीं कराते? बेटा क्या कराओ, मैंने क्या बोला? हलवा सवाल। दूसरे की बात कर रहा हूं, उसने बोला कहां पे दोनों वेवलेंथ कंसाइड करेगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? जो एन लैम्डा 1 बराबर होना चाहिए हमारा एन लैम्डा 2 के, यानी n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। ठीक, ठीक। तो n1 कितना है हमारे पास? पहली वेवलेंथ कितनी है? 600 की, दूसरी है हमारे पास 480 की। दोनों का रेशियो निकालोगे 4/5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? द पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज ऑफ 600 नैनोमीटर का अगर यूज करते हो तो जो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो 2400 मीटर पे बनेगी। लेकिन अगर आप 480 नैनोमीटर का इस्तेमाल करते हो तो जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज होगी वो 2400 मीटर पे बनेगी। एक बार और, दोनों का अलग अलग इस्तेमाल अगर आप करते हो तो दोनों का रेशियो हमको निकालना है कि दोनों के लिए n1 और n2 का जो रेशियो कितना है। ठीक है, तो आप देखोगे अगर 600 नैनोमीटर की वेव लेंथ का इस्तेमाल किया जा रहा है तो चौथी 2400 मीटर पे देख रहा तो उसके लिए तो चौथी है। लेकिन अगर 2400 मीटर में अगर 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लिए देखिए तो उसके लिए कौन सी हो जा रही है? वो पांचवी हो जा रही है। ठीक है, ओके। तो इसलिए पोजीशन ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इसके लिए 2400 मीटर पे आएगी, इसके लिए फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के पे आएगी 480 के लिए 2400 मीटर पे आएगी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं इसका बिल्कुल आराम से। ठीक है, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू द वेवलेंथ कंसाइड। अब बात करें इसके, फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कंसाइड। बात वही है। ठीक है, यही क्वेश्चन आ गया इसके बी में। ठीक है, हटाओ इसको। मैं कह रहा हूँ डबला 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 क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है रे बाबा। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देखें। ठीक है, एक बार मैं देख लूं क्या? सही बात करो कि बी में कुछ और लिखा हुआ था रे। हम्म 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 ना, यही है क्वेश्चन। ठीक है, बस हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कितना लंबा है बेटा? 5 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लंबा चलेगा तो यहाँ लिख भी देता हूँ। यहाँ से लॉन्ग स्टार्ट हो जाता है बेटा अपना, 25 से हमारा लॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से अपना 5 नंबर आने की तैयारी हो रही है। 5 नंबर कभी भी गुणा 5। ठीक है, इसको लिख देता हूँ लॉन्ग। 5 नंबर कभी भी आराम से नहीं बेटा, सांसें रुक जाती है 5 नंबर लाने के लिए। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ विद एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न। अभी जो मैंने ऑप्शन आपको कराया था ना डिफरेंस, उसमें बताया था कि पहले डिफ्रेक्शन पैटर्न के लिए क्या बनाना है आपको? एक ग्राफ बनाना है इंटेंसिटी के लिए। बेटा पता चल गया ना, उनकी इंटेंसिटी घटते जाती है तो घटता हुआ ग्राफ बना दो। किसके साथ? विद इंटेंसिटी विद एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन के साथ। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल करस्पॉन्डिंग टू जीरो इंटेंसिटी लोकेशन। जीरो इंटेंसिटी कहाँ पे होगी उसके लिए भी लिखना है। दूसरा पार्ट था इसका, इन व्हाट वे डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव्स डिफर्स फ्रॉम द डिफ्रेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। देखो वेव्स तो दोनों हैं, तो साउंड वेव का डिफ्रेक्शन होता है जी, बिल्कुल होता है, और लाइट वेव्स का भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है उसकी बात हम करेंगे। चलिए भाई, ठीक है। तो बी की बात करते हैं हम, तो इंटेंसिटी की बात करते हैं। ये लो, बन गया अपना, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बात की है इंटेंसिटी, सिंपल बनाना आना चाहिए। घटते हुए ले जाओ। ठीक है, घटते हुए ले जाओ। कहाँ पे? ये 0 पे बनता है सेंटर ब्राइट, फिर लैम्डा बाई डी पे, फिर 2 लैम्डा बाई डी पे, फिर 3 लैम्डा बाई डी पे। कहानी अपनी लैम्डा बाई डी पे चल रही है। ठीक है, एन लैम्डा बाई डी पे चल रही है। ओके, और यहाँ पे कितना चल रहा है वही अपना नेगेटिव में भी दिखा देंगे पोजीशन को। अगर ये अपना यहाँ पे सेंट्रल बाइट बनना है तो ऊपर को अगर आप पॉजिटिव दिखाते हो तो नीचे की अगर आपको लोकेशन दिखानी है तो नेगेटिव दिखानी पड़ेगी। दोनों को तो आप बोल नहीं सकते हो कि ये लैम्डा बाई डी पे ही है, कैसे बोल दोगे रे बाबा?
है ना, ये हमने पढ़ा है क्लास में अच्छे से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी, ये तो खाली रिवीजन चलेगा आपका। उसके बाद बात कर रहे हैं अपना एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर जीरो इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला कितना होता है थीटा। अब दिख रहा है आपको थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई ए। जीरो के लिए एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे ही आपने जीरो रखा पूरी वैल्यू जीरो होगी, आपका इंटेंसिटी यहाँ पे आपका सेंटर ब्राइट मिल जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट था, उसने बोला कि साउंड वेव और लाइट वेव के डिफ्रेक्शन में क्या डिफरेंस है, कुछ दिमाग में आता है। Diffraction of light waves is not generally seen as compared to diffraction of sound waves, as light waves have low wavelength. तो क्या होता है, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव्स आर नॉट जनरली सीन, हर जगह नहीं दिखाई देता। जब तक आप स्पेशल एपरेटस नहीं बनाओगे ना, तब तक आपको डिफ्रेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, क्या देखने को नहीं मिलेगा। ओके, जबकि आपको साउंड वेव में जबकि आपको साउंड वेव में ये चीजें आराम से देखने को करती हुई आवाज आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, दिखाई क्या देगी, जनरली नॉर्मली दिखाई देने लग जाती है, क्योंकि अपना लाइट वेव्स की बात करता है, उसमें क्या होता है कि यार भैया हमको एपरेटस बनाना पड़ेगा, हमें लेजर लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज करना पड़ेगा अगर हमें नॉर्मली अपने घर पे देखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। सीबीएसई 2024 में देख लो कितना बड़ा है भैया, 5 नंबर का है, गुणा 5। ए बी सी 3 पार्ट, हिंदी में देखो 3 पार्ट। पढ़ो, पॉज करो, पढ़ो। इस पहला क्या, स्टेट हाइगन प्रिंसिपल सबको आता है। A plane wavefront incident on angle I on a reflecting surface, construct the corresponding reflected wavefront, बिल्कुल बनाएंगे। Using the diagram prove that the angle of reflection is equal to angle of incidence। सीधा नहीं पूछ रहा है, सीधा नहीं पूछ रहा है, वही सवाल इसने दोबारा पूछा है, क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करो, साइन आई इज इक्वल टू आर को प्रूव करो, बता दिया। आप बोलोगे सर दोबारा क्यों रखा, बेटा दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आता है। मैं इस पार्ट को हटा देता, एक बार करा दिया तो आपको लगता है इतना ही आता है, बड़ा आता है। ठीक है, व्हाट आर दी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, बिल्कुल पता होना चाहिए कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं। ठीक है, बात बता देंगे आपको। कैन टू इंडिपेंडेंट सोडियम लैम्प्स एक्ट लाइक अ कोहेरेंट सोर्स, एक्सप्लेन। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, एनसीईआरटी में लिखा भी है, फिर भी देख लेंगे एक बार। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ नोन वेवलेंथ 520 नैनोमीटर का एक बीम ऑफ लाइट है, and an unknown wavelength experiment produced two interference patterns such that the fourth bright fringe of the unknown wavelength coincide with the fifth bright fringe with the known wavelength। same question, known wavelength का unknown wavelength के fifth bright fringe के साथ कंसाइड कर रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एन लैम्डा की वैल्यू से हम कर लेंगे। अच्छा हो गया ना, 2 क्वेश्चन आ गए, बहुत शानदार। ठीक है, हिंदी में देखिए, पढ़ सकते हैं आराम से। पहले की बात करते हैं, हाइगेंस प्रिंसिपल ने क्या बोला था। हाइगेंस ने बोला था light travels from in the form of waves. These waves are originate from a light source and propagate in all direction at the speed of light. Since waves are believed to be required a medium for propagation, यहीं पे इसने थोड़ा सा गलत बात की थी और सारी बातें इसकी सही चल रही थी। उसने बोला लाइट वेव्स हैं, लेकिन इनको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। हाइगेंस प्रपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर। मैंने बताया वेरी डाइल्यूट, वेरी क्या बोलते हैं उससे, आपने ये चीज बताई थी कि वेरी डाइल्यूट मीडियम उनने माना था कि एक मीडियम होता है हमारे चारों तरफ, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया था कि वेव क्या है, उसको मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को चलने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। माध्यम चाहिए, माध्यम तो है नहीं, सूर्य से पृथ्वी तक तो कुछ आ नहीं रहा। उसने कहा एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जो किसी को दिखाई नहीं देता। कहानी थी भाई, 1628 की बात है भाई। उसने बोला ईथर है, कुछ लोग मानते भी थे, कहते थे हाइगेंस भैया सच बोलते हैं, तो उन्होंने बोला ईथर मीडियम है। दिस इमेजिनरी मीडियम वाज अज्यूम्ड टू बी वेटलेस कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग ऑल सब्सटेंस, मतलब वो बहुत हल्का था, कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर से चाहे वे भी क्यों ना हो उसको छेद कर देता। क्योंकि सवाल उठता ना भाई लाइट कैसे चले जा रही है, उसने बोला सब छेद कर देते एंड पोजेस द प्रॉपर्टी नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट वेव्स, और ऐसी उसकी प्रॉपर्टी होती है जिससे लाइट वेव से ट्रेवल कर जाए। ठीक, तो बी पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, उसकी इसी में ए का क्या बोला इसने, आपको रिफ्लेक्शन दर्शाना है। रिफ्लेक्शन में दोबारा कराऊं क्या, क्या टाइम वेस्ट करना है इसमें। फॉर एग्जांपल सिन लाइट are extremely fast, approximately 3 into 10 to the power 8, it was assumed that the density of ether must be low। ठीक है, और इसलिए ईथर की जो डेंसिटी थी वेरी लो और वेरी डाइल्यूट। ठीक है, दूसरा पार्ट अपने पास क्या है, रिफ्लेक्शन वाला। सेम पार्ट वही है, चिपकाना है आपको, लेकिन पूरा करना है। हाँ, अगर 5 नंबर में ये 2 ढाई नंबर का छोटा दिख रहा है तो थ्योरी कम लिखिएगा, उसमें लेट फेट इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम बनाओ, लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम रे
the wave front AB at incident at the angle I on the surface ZZ surface and reflected at an angle R on the surface ZZ as shown in the diagram। फिर आप सीधे सीधे लिख सकते हो ट्राइंगल ये ट्राइंगल वो, और इनकी वजह से आप कंग्रुएंसी स्थापित करके आप सीधे बोल सकते हो I इज इक्वल टू R। मतलब ज्यादा कहानी मत लिखना क्योंकि 5 नंबर का पूरा अकेला नहीं है, ठीक है, ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, कोहेरेंट सोर्स कैसे हो सकते हैं, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, द टू सोर्स ऑफ लाइट आर सेज टू बी कोहेरेंट। अब बोलेंगे बच्चे कोहेरेंट इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन देम डज नॉट चेंज विद टाइम, और चेंज होता भी है तो कांस्टेंट फेज से होता है, कल ही बताया था, ठीक है। नो, कल क्या बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, नो टू इंडिपेंडेंट सोडियम लेंस कैन नॉट बी कोहेरेंट। मैंने क्या बोला था आपको कि एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है सोडियम लेंस का, अब वो कोहेरेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया वो नहीं है। टू इंडिपेंडेंट सोडियम कैन नॉट बी द फेज डिफरेंस बीन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। तो हमारे क्या होना चाहिए, कोहेरेंट होने के लिए दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, जो दोनों का धक 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 हो रहा है, तो साथ में धक इसका भी इधर धक उसका भी इधर, तब हम बोलेंगे कोहेरेंट है। या क्या होना चाहिए, देखो फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा था दोनों में सेम चेंज होना चाहिए, उसमें भी 10 का चेंज उसमें भी 10 का चेंज, ऐसा नहीं इसमें 12 का इसमें 13 का, नहीं, चेंज सही है लेकिन चेंज कैसा होना चाहिए, फेज चेंज कांस्टेंट होना चाहिए, और इसमें चेंज हो रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, चेंज या तो फिर ना ही हो रहा हो फेज में दोनों के, या तो कांस्टेंट चेंज हो रहा हो। फिर वही बात उसने बोला था, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के साथ क्या करें, कंसाइड करें, तो हम क्या लिखेंगे 4β2 इज इक्वल टू 5β1, ठीक है। इसके लिए 4 इंटू लैमडा डी बाई डी, इसके लिए 5 इंटू लैमडे नोन रखेंगे डिवाइड बाई डी बाई डी, ये नोन के लिए है, सिंपल बात है। तो यहाँ से डी से डी उड़ा देंगे, कैपिटल डी से डी उड़ा देंगे, दोनों के लिए एपर्चर जो सिस्टम है सेम है, बट वेवलेंथ चेंज की गई है, एक की नोन वेवलेंथ है और दूसरे की अननोन वेवलेंथ है। तो इसके लिए हम सिंपली डिस्टेंस की बात करेंगे, लैमडा ही रह जाएगा, ठीक है, बस डी से डी उड़ जाएगा, इस डी से ये डी उड़ जाएगा। अब यहाँ हम लिख देंगे लैम्डा अगर मेरे को निकालना है तो 5/4 लैम्डा नोन मेरा बच गया, ठीक है, ये यहाँ बच गया लैम्डा नोन, और यहाँ पे हमने केवल और केवल लैम्डा को छोड़ दिया है, तो यहाँ से मैं लैम्डा नोन कितना है 520, तो अननोन कितना हो जाएगा 650 नैनोमीटर। सेम क्वेश्चन हम पिछले उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेनिंग द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। अभी बता रखा है, अब बोलोगे सर दोबारा दोबारा रखे क्यों है, बेटा इसलिए ही रखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आता है, सिंपल सा। ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इन केस ऑफ डबल स्लिट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न, ये डबल स्लिट की बात कर रहा है, अभी जो हमने इंटेंसिटी पैटर्न देखा था वो डिफ्रेक्शन की बात कर रहा था। इन यंग डिन्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइव वेव लेंथ ऑफ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। चलो, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूनिट वेयर द पाथ डिफरेंस हमारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा दे रही है, तो वहां पे के आर है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6, ठीक है। तो डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 6 हमको निकालना है, और हमें जो दिया है एक जगह जहां पे पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पे के यूनिट है, और लैम्डा है जहां पे पाथ डिफरेंस वहां पे के यूनिट है, और जहां पे लैम्डा बाई 6 है वहां पे हमें फाइंड आउट करने का है। हिंदी में पढ़ो 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 पढ़ो। चलो, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन सेम डिफरेंस, आगे जो बताया था सेम, कोई बदलाव नहीं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है थोड़ा सा डबल स्लिट के लिए। अभी जो हमने पढ़ा था डिफ्लेक्शन के लिए, इसके लिए जो इंटेंसिटी होती है वो सेम रहती है, क्या रहती है, सेम। हाँ, इंटेंसिटी आई मैक्स के लिए ज्यादा होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आती है उनकी सारी इंटेंसिटी सेम चलती रहती है। क्या होती रहती है मेरे प्यारे बच्चों, फिर सेम चलती रहती है इंटेंसिटी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, डिफ्रैक्शन के पैटर्न में घटते हुए चली जाती है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पाथ डिफरेंस पहले के लिए लैम्डा है, तो फाइव बराबर हमारे पास कितना हो जाता है 2 पाई डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा उड़ाओ, फाइव बराबर 2 पाई बचा, सिंपल सी बात है। तो इंटेंसिटी कितनी होती है मैक्सिमम के लिए, आई इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, फाइव की वैल्यू कितनी है 5/2 पाई है, तो 2 पाई रखूंगा ही तो मैं यहाँ केवल पाई बचेगा, तो कॉस स्क्वायर पाई, तो कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू 1, तो 4I0 के की वैल्यू आ गई।
जो भी था आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। ठीक, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 6 के लिए, हमारे पास लैम्डा बाई 6 के लिए सेम इसी फॉर्मूले में फाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 6, लैम्डा से लैम्डा उड़ेगा, बचेगा पाई बाई 3, बचा सेम फॉर्मूला, आई की वैल्यू रखो। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट इंटू 3/4, कितना आ गया 3/4 इज इक्वल टू 3/4 के आई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फाई की वैल्यू लैम्डा के लिए हमें दी गई थी, लैम्डा के लिए हमें के यूनिट इंटेंसिटी दी गई थी, हमें लैम्डा बाई 6 के लिए फाइंड आउट करना था। ठीक, ओके, जो चीज यहाँ पे नहीं लिखी थी वो मैंने सॉल्व करके बता दी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या पूछ रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू लाइट वेव्स, किसकी बात कर रहा है, दो लाइट वेव्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ईच ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा इमेंटिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट गिवन बाय y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी और y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5। एम्पलीट्यूड किसके दे रखे हैं, दो वेव्स के दे रखे हैं। ठीक है, इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। ठीक है, फाई क्या है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूं। ठीक है, दीज लाइट वेव्स सुपरपोज एट अ पॉइंट, सुपरपोज हो रही है, एक दूसरे पे जुड़ जा रही है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। बेटा मैंने क्लास में बताया है, क्लास में बताया बहुत आराम से, फिर भी समझ लो। अगर कोई पार्टिकल है तो अगर कोई वेव इसको ऐसे उठा के यहाँ से x 3 सेंटीमीटर डिप्लेस करती है और दूसरी वेव उठा के इसको 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट करती है, जो टोटल कितना हो जाता है 5 + 3 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर का इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो यही उसका एम्पलीट्यूड होता है, यानी वो कितना खिसका, दोनों के द्वारा जो मिलके होता है उन दोनों को सिंपली ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली बात करेंगे तो दोनों की बात करूंगा तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस 5, दोनों को जोड़ दो, a cos ओमेगा टी a cos ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, a cos ओमेगा टी अपना ऐसा ही, cos ओमेगा टी प्लस 5 का अपना फॉर्मूला खोलेंगे cos। ठीक है, a ऐसे ही रहेगा cos a cos b माइनस sin a sin b हमने लगा दिया सिंपली। ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं लेट a इज इक्वल टू 1 + cos 5 इज इक्वल टू a cos थीटा और a sin 5 इज इक्वल टू a sin थीटा हम रख देते हैं ऐसे ही, बस मजे करने के लिए। ठीक है, क्लास में भी किया है। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि तभी हम क्या कर सकते हैं, फिर एम्पलीट्यूड a के रिस्पेक्ट में इसको निकालते हैं। ठीक है, ओके, तो हमारा यहाँ से इक्वेशन बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 + cos स्क्वायर 5 प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर 5। ठीक, a प्लस cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर अगर मैं खोलूंगा तो a प्लस cos स्क्वायर 5 प्लस 2 cos 5 2ab यानी 2 cos 5 प्लस a स्क्वायर sin 5, तो a स्क्वायर sin 5। अगर मैं यहाँ से a स्क्वायर sin 5 की बात करूं तो a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा, a स्क्वायर sin 5 स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा केवल और केवल cos 5। ठीक, और 2a स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया, तो जिससे मेरा एम्पलीट्यूड a का स्क्वायर आ गया 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 इंटू 4/2। ठीक, 5/2। तो यहाँ से मैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर ऐसे ही डेरिवेशन कराओगे, नहीं बेटा कराया क्लास में, अच्छे से कराया, हर एक चीज को माना भी है, ये केवल रिवीजन क्लास चली है। ठीक है, सेम चीजें हैं। ठीक है, जहाँ पे समझाना है वहां पे हम आराम से समझाएंगे। ठीक है, टेंशन नॉट। In young double slit experiment, find the ratio of intensity at 2 points on a screen when waves emitting from two slits reaching these points have a path difference λ/6 and λ/2। ये क्या दे रखा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो न्यूमेरिकल है मेरे को सबसे इजी हलवा लगता है जो आपकी फिजिक्स में पूछा जाता है। ठीक है, एक का जो पाथ डिफरेंस है इमेंटिंग λ/6 से और दूसरे का कितना है λ/12 से। ठीक है, तो आपसे क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, किसका निकालना है, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, ओके, सेम अभी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। फाइव बराबर कितना, फाइव बराबर होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। एक के लिए डेल्टा एक्स कितना है, 5 इज इक्वल टू λ/6, तो 2π इंटू लैम्डा, 2π इंटू लैम्डा इंटू λ/6, लैम्डा से लैम्डा उड़ा, ये कितना आ गया 5 बराबर 1 के लिए π/3, इंटेंसिटी आई के लिए निकाल लो। ठीक, आई के फॉर्मूले में cos स्क्वायर 5/2 होता है, तो ये 5 की जगह π/3 रखोगे तो π/6 हो जाएगा, के आ जाएगा आपके पास 4i नॉट।
वैसे ही आप पाई बाई 12 के लिए निकाल सकते हो, आपको पता है इसका डबल ही आने वाला है, तो आई इज इक्वल टू 3 I0 आ जाएगा इसके लिए केस में, ठीक है। तो यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 3I0, ठीक है। और यहाँ पे से अपना फाई 2 के लिए निकालेंगे पहले, सॉरी फॉर दैट, तो ये आ जाएगा आपके पास 4I0 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, क्योंकि पाई बाई 12 की वैल्यू कॉस 15 डिग्री होती है। आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था बेटा। I1 बाई I2 करोगे, एक के लिए अपने पास इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 3I0 है, दूसरे के लिए कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। कहाँ से आया था 3I0, अभी हम बात करेंगे, हमने बात की थी k इज इक्वल टू 4I0 से, ठीक है। और I इज इक्वल टू अपने पास है 3I0, टेंशन नॉट, ठीक है। तो I1 बाई I2 की वैल्यू अपनी हो गई, ठीक। सिंपल सिंपल बात है, बस कहानी कहाँ पे फंस रही है, पाई बाई 12 की वैल्यू कितनी होती है ना, 15 डिग्री। 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, मैथ में पढ़ा होगा, cos 45 माइनस 30 करते हैं, फिर a माइनस बी की वैल्यू रखते हैं, फिर cos a माइनस बी की वैल्यू रखते हैं, फिर cos a cos b माइनस sin b करोगे, है ना। आगे ये चीजें अभी तक तो बेटा पढ़ लेनी चाहिए। cos a माइनस बी, इन चीजों का फॉर्मूला sin a प्लस बी, इन चीजों का बहुत इस्तेमाल होता है फिजिक्स में, है ना। तो ये फॉर्मूले तो जब बायो वाले जो बच्चे हैं, मैथ वालों को तो आता है, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं प्लीज उनको लिख के एक साइड में रख लो, और अभी भी टाइम है, याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में काम आते हैं। चलिए अगले की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर का जो हम करेंगे इसमें। इसने बोला है राइट 2 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न। करा चुके हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखो 3 बार पूछा जा चुका है, 3 सालों में पूछा जा चुका है, 3 अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए मैंने तीनों जगह रखा है। यानी जो आपको 1 नंबर लाना होता है, तो 1 नंबर तो फिक्स आपको पता है, ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप फटाक से उसको देखते ही चेप दो, फिर दूसरे क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगाओ, जैसे cos 15 की वैल्यू कैसे, वहां टाइम कंज्यूम करो जो बच जाता है। नेम एनी 2 फैक्टर इन विच फ्रिंज विथ इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स। कल एमसीक्यू में भी बात कर ली थी हमारा, कौन से फैक्टर हो सकते हैं, वेवलेंथ हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, और स्लिट के बीच के डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ओके, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the two slits are separated by a distance equal to 100 times of wavelength, 100 times of wavelength of light that passes through the slits। कितना है, 100 लैम्डा दे रखा है d की वैल्यू। कैलकुलेट द एंगुलर सेपरेशन रेडियंस बिटवीन द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द एडजेसेंट मैक्सिमा, उनके बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट्स, ठीक है। चलो तो हम बात करेंगे, सबसे पहली बात है, ये दोनों मैंने करा चुका है, टेबल के फॉर्म में भी, इसके फॉर्म में भी है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और किसकी बात कर रहा है, डिफ्रेक्शन, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात कर रहा है मैक्सिमा इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड एट पाई बाई ए, अभी बात कर चुके हैं। वाइल द मिनिमा फाइंड है, मिनिमा इसके लिए मिलता है पाई बाई ए पे, दोनों के लिए उल्टा है, अभी बात कर चुके हैं, सेम चीज है, हर क्वेश्चन में पूछा है तो इसलिए रखा है, ठीक है। बी पार्ट की बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ, किसकी बात कर रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ। बताओ बी इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू, या बीटा मानो या वाई मानो, आप जो मानते हो मानो, इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास, लैम्डा डी बाई टी। तो लैम्डा डी बाई टी पे ही डिपेंड कर रहा है भाई, तीनों पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला याद है लिख दो, बस वही लिखो, आपको कोई बोलो सर कहानी बनाने की जरूरत नहीं। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिंज विद वेवलेंथ, पॉइंट बना के लिख दो वेवलेंथ पॉइंट, दूसरा पॉइंट बनाओ दो, उसमें लिख दो डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट कैपिटल डी, और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट डी, बात खत्म। अब हमसे एंगुलर सेपरेशन पूछा था, हम जानते थे कितना होता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जो बराबर है अपना 1 के। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी हो जाएगा, और डी की वैल्यू अपने पास 100 लैम्डा है। बहुत छोटे एंगल के लिए हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास थीटा के होता है, किसके होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपने पास थीटा के होता है। तो थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 100 पाई, और ये कितना हो जाएगा 1/100 रेडियन, ठीक। आप बोलोगे सवाल ये है सर, ये तो डिफ्रेक्शन पैटर्न में यूज करते हैं हम, जब हम डेरिवेशन करते हैं यंग डिल्स एक्सपेरिमेंट का, तब हम सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला निकलता है वो यही निकलता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या होता है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा ही आता है, फिर हम थीटा को बहुत स्मॉल मानते हैं, वहां पे भी करते हैं ये डेरिवेशन में, सबसे पहले हम साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। आपको याद हो या ना हो, मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि दोनों में अलग तरीके से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, आधे फॉर्मूले से भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है। आपकी किस्मत अगर अच्छी है तो डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ वगैरह पूछता है, किस्मत बुरी है तो इसी
टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि आपको एंगुलर विद निकालने को कह दे, ठीक है। इसका मतलब जब हम डेरिवेशन में जहां पे हम मानते हैं कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा आता है, उसके बाद हम बोलते हैं, उसके बाद जाके हम बोलते हैं कि बहुत छोटा एंगल है, तब साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। याद रखिएगा इस चीज को, क्लास में भी 10 बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है 95% ऑफ द टाइम, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी वो सीधे एंगुलर एंगुलर डिस्टेंस पूछ लेता है, ठीक है। सीधे आपको डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, नहीं अभी क्वेश्चन रह गया, बिल्कुल दूसरा हमसे वो पूछा है, दूसरा हमसे पार्ट पूछा था, कहाँ पूछा था रे बबुआ, हाँ, दूसरा पार्ट हमसे पूछा था, झिर्रियों से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर इन दोनों उच्चिष्टों की मध्य की दूरी परिकलित कीजिए। दोनों उच्चिष्टों की मध्य की दूरी, उच्चिष्टों यानी मैक्सिमा की, तो बीटा इज इक्वल टू अपने पास लैम्डा डी बाई डी होता है, एज वी ऑल नो। बराबर हम लिखते हैं उसको थीटा डी के लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, जब साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। तो ये हम कितना लिख सकते हैं, 1/100 स्मॉल डी की वैल्यू इंटू डी 50 इंटू 10⁻², सीधे सीधे हमारे पास ये आ जाता है 5 मिलीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? बहुत सिंपल सा सोल्यूशन था, ये भी आप कर चुके हैं। यहाँ तक कोई भी दिक्कत परेशानी मेरे प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं, इसके बाद हम डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।